हेलो बच्चों लास्ट क्लास में हमने परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ा था। आज उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो पास्ट ईयर्स में आए थे। देखते हैं कि जो हमने पढ़ा था और जो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस आ रहे हैं क्या उनमें मैच है या फिर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सो राइट नाउ वी हैव टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द इक्विलिब्रियम ऑफ अ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन. Find out the condition for normal profit, supernormal profit or loss, whichever is applicable for the firm, without using the average cost curve. Now in this case they are saying that we should not use the AC curve. अगर AC curve यूज नहीं करना तो हमें क्या यूज करना है? TRTC अप्रोच, राइट? क्योंकि अगर AC कर्व यूज नहीं करना तो MRMC अप्रोच में AC कर्व आता है. So in this case we need to use TRTC approach explained only diagrammatically. ये बच्चे IAS में आया था 2017 में. And we have another question. Under perfect competition in short run find out graphically without using average cost curve. right? यहाँ पे भी क्या है, हमें average cost curve का यूज नहीं करना. The condition is in equilibrium for the existence of normal profit, supernormal profit and loss. ये आया था बच्चे इकोनॉमिक्स ऑप्शनल 2015. सो अभी जो दोनों क्वेश्चंस आए हैं वो दोनों क्वेश्चंस क्या बोल रहे हैं कि आपको एवरेज कॉस्ट का यूज नहीं करना, विदाउट यूजिंग एवरेज कॉस्ट कर्व. एंड यहाँ पे भी बच्चे यही है, विदाउट यूजिंग द एवरेज कॉस्ट कर्व. सो दोनों क्वेश्चंस में हमें क्या यूज करना है? TRTC अप्रोच. ऑल्दो आई नो यू नो हाउ टू डू दिस, बट एक बार मैं तीनों डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूं दोबारा से. सो इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्बिनेशन वी नो दैट माय TR कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन, राइट? यहां पे आप क्वांटिटी लिख सकते हो, यहां पे आप प्राइस एंड रादर आर, क्योंकि हम TR की बात कर रहे हैं, एंड टोटल कॉस्ट लिख सकते हो. अब यहां पे पहले जो डायग्राम बनाऊंगा वो बनाऊंगा फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स. सो डायग्राम फॉर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट विल लुक लाइक दिस. राइट, this is point A, this is point B, and we know that, let's say this is the maximum distance. Here we have XE, and this distance is nothing but my profits, right? So ये जो distance है, this is nothing but my profit. क्योंकि यहाँ पे हमें पता लग रहा है at point XE और at quantity XE मेरा total revenue is much more as compared to my total cost. Therefore I am getting supernormal profit. Supernormal profit की बच्चे condition क्या थी? TR should be more than TC. Supernormal profits, right? Normal profit की condition क्या है? Profit is equals to TR minus TC and that should be equals to 0. This is a condition for normal profit बच्चे. Right? So normal profit की condition क्या है? TR minus TC should be equals to 0, which means that कि ये दोनों कर्व्स के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए. तो उसके लिए डायग्राम बनाते हैं फिर से. यहाँ पे लेंगे x, यहाँ पे लेंगे रेवेन्यू एंड कॉस्ट. अगेन TR इज अ स्ट्रेट लाइन. अब यहाँ पे जब आप टोटल कॉस्ट का बनाओगे तो याद रखना, you should not create this gap बच्चे, you should not create this gap, right? क्योंकि अगर गैप क्रिएट कर दिया आपने और वो भी पॉजिटिव, which where TR is more than TC, आपको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे. तो इन दिस केस व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मेक अ डायग्राम सच दैट कि वो गैप ना हो बट टेंजेंसी क्रिएट हो जाए. क्योंकि टेंजेंसी का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे ही टेंजेंसी क्रिएट होगी एट दैट पॉइंट TR इज इक्वल्स टू TC, and when TR is equals to TC we can say that my profit is equals to 0 and hence we can call this as normal profits, right? So in this case your curve or TC curve will somewhat look like this.
याद रखेंगे बच्चे, ये TC है, ये TR है, एंड दिस इज योर टेंडेंसी कंडीशन, राइट, this is your tangency condition, this is your XC. Now you can see that at output XC my profit is equals to 0 because of this tangency condition. अगर आप towards इस साइड हो XC के, तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपका TC हमेशा ज़्यादा है, इस साइड हो, राइट साइड हो, अगेन योर TC इज मोर, राइट. सो आपको जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है, इन दिस केस मैक्सिमम प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 0, वो कहाँ मिल रहा है? एट पॉइंट XC, एंड हेंस और देयरफॉर रादर दिस इज योर इक्विलिब्रियम, राइट. सो दिस इज द डायग्राम फॉर नॉर्मल प्रॉफिट्स. नाउ वी नीड टू मेक अ डायग्राम फॉर लॉस. बच्चे अगर लॉस होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट नेगेटिव होंगे, और प्रॉफिट हमने लिखे कैसे थे? TR माइनस TC, ये नेगेटिव हो जाएगा, विच मीन्स दैट TR इज ऑलवेज लेसर देन TC. तो अगर मैं कर्व्स में बात करूं तो TR का कर्व हमेशा हाइट में, अगर मैं हाइट यहां से कंपेयर करूं बच्चे ऐसे, कम होगा एज कंपेयर टू TC कर्व. सो डायग्रामेटिकली अगेन वी नीड टू मेक वन TR कर्व फर्स्ट. दिस इज योर TR कर्व. अब ध्यान से देखना कि TC कैसे बना रहा हूं मैं TC को ऐसे बनाऊंगा कि मुझे लॉस दिखे, एंड यहां पे व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू मिनिमाइज द लॉस. देयरफॉर आपको अगर यहां पे आप रिड्यूस करते हो तो आपको लॉस हो रहा है. अब यहां पे आप एक और चीज कर सकते हो, यहां पे आप TVC कंडीशंस बना सकते हो. TVC का कब बना सकते हो? जस्ट टू शो कि फर्म इज स्टिल कंटिन्यूइंग, बट उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. ऑल यू नीड टू शो इज जस्ट लॉस. सो हियर दिस इज द लॉस कंपोनेंट, और आपको मिनिमाइज लॉस दिखाना बच्चे, जहां पे भी ये डिस्टेंस मिनिमम है. सो बच्चे यही हमने कल पढ़ा था, और यही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राइट. सो हाउ वी विल प्रोसीड? वी विल प्रोसीड लाइक दिस. हम जो भी टॉपिक करेंगे उसके बाद पास्ट ईयर से क्वेश्चंस करेंगे, देखेंगे कि वो क्वेश्चंस हमसे सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे. हो पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पा रहे तो हम उसको फिर से ढंग से तैयार करेंगे. या सो इन दिस केस अभी तक जो भी हमने पढ़ा था हमने उसके क्वेश्चंस भी देख लिए. वी कैन ऑब्वियसली डू द क्वेश्चंस, बट वन थिंग यू नीड टू मेक श्योर दैट कि यहाँ पे अभी तक इन लोगों ने TRTC अप्रोच पूछा है, बट क्योंकि इन लोगों ने अभी तक MRMC अप्रोच नहीं पूछा, और वो इंपॉर्टेंट अप्रोच है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अप्रोच. सो इन दिस केस आप घर पे MRMC अप्रोच की भी तैयारी करोगे, राइट. कूल. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो नाउ आगे बढ़ते हैं. वी हैव अ क्वेश्चन, डू perfect competition, do firms competing in perfect competition have supply curve? Do firms competing in perfect competition have supply curve? अब supply curve कैसे पता लगेगा? अब एक बात बताओ, आप लोग सप्लाई, लेट्स से यू आर अ फर्म, when you will supply when obviously you will get the profit. अब अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट कब होगा? when price is more than AC, ये हमने बात की थी कल, राइट. तो अगर सुपरनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो प्राइस इज मोर देन AC. अगर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है देन प्राइस इक्वल्स टू AC. इन दैट केस यू विल सप्लाई. बट अगर लॉस हो रहा है, will you supply? The answer is it depends. अगर लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब क्या? प्राइस इज लेस देन AC. इन दिस केस we need to consider AVC. If price is more than equals to AVC, we will still continue, क्योंकि मैं अपना वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रहा हूं. बट इफ प्राइस इज लेस देन AVC, we should not continue. यही पढ़ा था. तो उसी
जो हमने कल पढ़ा था वहीं से हम सप्लाई कर्व की बात करेंगे। तो यहाँ पे एक बार कंडीशंस लिख देते हैं। नंबर 1, इफ प्राइस इज मोर देन AC, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड फर्म शुड कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब फर्म विल सप्लाई। इफ प्राइस इज इक्वल्स टू AC, नॉर्मल प्रॉफिट्स, अगेन फर्म विल कंटिन्यू क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं, अगेन फर्म विल सप्लाई। थर्ड, if price is less than AC, now we have two options. यहाँ पे लॉस हो रहा है हम लोगों को, बट इस लॉस में we will continue if price is more than equal to AVC. In this case we can supply or firm can supply, and we will shut down if price is less than AVC. We will not supply, right? So बच्चे ये कंडीशंस हमने लिख दी हैं। अब ग्राफिकली देखते हैं कि हम इसको ग्राफिकली कैसे बना सकते हैं। So let's make the diagram. So here in this case this is your quantity X, this is your price and cost, क्योंकि हम ये MRM से अप्रोच से कर रहे हैं, और MRM से अप्रोच से क्यों कर रहे हैं अभी आपको 5 मिनट्स के अंदर पता लग जाएगा बच्चों। ये TRT से अप्रोच से नहीं कर सकते, राइट। इन दिस केस हाइपोथेटिकली एक हम डिमांड कर्व लेंगे अभी के लिए। लेट्स से दिस इज माय डिमांड कर्व, इसको नाम देंगे P1। अब मैं सप्लाई कर्व बना रहा हूं बच्चे, और रादर AC कर्व बना रहा हूं फर्स्ट। सो लेट्स से दैट this is my short run AC or ATC, this is my short run AVC, this is my short run MC। अब ध्यान से देखेंगे हम लोग यहाँ पे अभी के लिए, since at equilibrium MR in perfect competition which is equals to price should be equals to MC, so this is the point, right? But at this point what is your cost बच्चे? At this point your average variable cost is this, which is much higher than price, and your AC cost is this, which is again highest or again higher than AVC. In this case will the firm continue? The answer is no, firm will not continue. What is the reason behind that? क्योंकि at this point price is much lower than AVC. Since price is much lower than AVC, firm will shut down, right? अब एक और डिमांड कर्व बनाते हैं। इसको नाम देते हैं P2। अब ध्यान से देखना, ये जो मैंने डिमांड कर्व बनाया है ये स्पेसिफिकली उस पॉइंट पे बनाया है जहां पे AVC कर्व टेंजेंट है इस डिमांड कर्व के, और इसी पॉइंट से आपका MCB पास हो रहा है। सो एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन योर P2 इज इक्वल्स टू MC, दिस इज अ कंडीशन, राइट, एंड इन दिस केस योर प्राइस इज इक्वल्स टू AVC। विल द फर्म कंटिन्यू? द आंसर इज यस, क्योंकि फर्म अपना कॉस्ट को, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को कवर कर पा रही है, राइट। अब इसके ऊपर की बात करते हैं, बट फर्म को अभी भी लॉस हो रहा है बच्चे, क्योंकि वो AC तक नहीं पहुंची है। डू रिमेंबर दैट, राइट। P3 की बात करते हैं।
इन दिस केस विल द फर्म कंटिन्यू, यहाँ पे आप हो बच्चे, दिस इज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी दैट यू विल सप्लाई, द रीजन बीइंग हियर ऑब्वियसली ऑल्दो देयर इज अ लॉस, आप अपनी कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हो, स्टिल योर एसी इज lying above your price but you are covering some part of your AC, right? लॉस है बट आपने अपनी सारा पार्ट वेरिएबल कॉस्ट का तो कवर कर लिया, आप उससे ऊपर आ चुके हो, क्योंकि आप उससे ऊपर आ चुके हो तो आप कुछ पार्ट फिक्स कॉस्ट का भी कवर कर पा रहे हो, राइट? एंड इन दिस केस ऑब्वियसली फर्म शुड कंटिन्यू, व्हाई? बिकॉज इन दिस केस प्राइस इज मोर देन एबीसी, ऑल्दो इट इज स्टिल लेसर देन एसी, but the firm should continue, right? एक और केस लेते हैं, P4। अब यहां पे this is the point, profit maximization point. In this case, will the firm continue? The answer is obviously yes, the firm will continue. Why? The reason being the firm is getting supernormal profits here. हम यहाँ पे एक और पॉइंट ले सकते हैं जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग पर्पस। इसको नाम देते हैं P5। व्हेन द डिमांड कर्व इज एट P5, वो अगेन टेंजेंसी कंडीशन बना रहा है विद AC कर्व, व्हिच मींस दैट प्राइस इज इक्वल्स टू AC एट इक्विलिब्रियम। इन दिस केस फर्म्स आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट एंड हेंस फर्म विल कंटिन्यू इट्स प्रोडक्शन, दैट मीन्स फर्म शुड सप्लाई, राइट? तो ये जो हमने अभी पॉइंट्स बनाए बच्चे, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, अगर मैं सारे ये पॉइंट्स को कंबाइन कर देता हूं तो इन सारे पॉइंट्स पे फर्म ने कंटिन्यू किया है, फर्म ने यहां पे कंटिन्यू नहीं किया है क्योंकि उसको लॉस हो रहा था और वो अपनी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कवर नहीं कर पा रही थी। तो फर्म ने क्या बोला, मैं सप्लाई करूंगी अगर मेरा एमसी, पहली चीज तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन इज इट शुड बी मोर देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एवीसी, इट शुड बी मोर देन इक्वल्स टू, ये रहा मिनिमम ऑफ एवीसी, मोर देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एवीसी, राइट? क्लियर है बच्चे? सब सप्लाई कब बनाते हैं? So this is your P2, this is your P3, this is your P5, this is your P4, और यहाँ पे जो क्वांटिटीज हैं एक बार वो भी मार्क कर लेते हैं। फॉर लेट्स से दिस इज योर X1, दिस इज X2, दिस इज X3 एंड दिस इज X4, दिस इज X1, दिस इज X2, दिस इज X3 and this is X4, right? अब यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, टेक दिस एज X, यहाँ पे लो P, यहाँ पे लो सॉरी, हाँ करेक्ट, प्राइस एंड कॉस्ट, क्योंकि प्राइस हम ले ही रहे हैं यहाँ पे बच्चे। इन दिस केस दिस इज योर, और वी कैन कॉल द मिनिमम ऑफ दिस, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, PW इसलिए क्योंकि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ना कि मिनिमम ऑफ एवीसी हम उसको PW कंसीडर कर रहे हैं प्राइस को, जस्ट टू कोरिलेट थिंग्स, राइट? दिस इज योर PW, दिस इज योर P3, दिस इज योर P5, दिस इज योर P4, एंड इन दिस केस लेट्स से दिस इज योर X1, दिस इज योर X2, दिस इज योर X3, दिस इज योर X4, दिस इज योर X1, दिस इज योर X2, this is your X3, this is your X4. So if you combine all these points, you will get a supply curve, which is nothing but the rising part of MC, which lies above minimum of ABC curve, बच्चे, right? And this is nothing but the firm supply curve. और ये बच्चे इस पॉइंट से पास होगा, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, यहाँ से पास होगा ये, राइट? अंडरस्टूड? कोई डाउट? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कैसे पूछेंगे वो लोग?
वो मोनोपोली के टर्म्स में पूछते हैं कभी कभी, डू मोनोपोली हैव सप्लाई कर्व, इफ यस वाई, इफ नो वाई। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डू वी हैव सप्लाई कर्व इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इफ यस कैन यू ड्रॉ दैट। सो दिस इज द ड्राइंग। मैंने आपको रीजन एक्सप्लेन कर दिया बच्चे, राइट। तो थोड़ा सा इसके बारे में लिखते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। सो राइट डाउन द सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म, the supply curve of the firm may be derived by the points of intersection, may be derived by the points of intersection, may be derived by the points of intersection of its MC curve with successive demand curves, of its MC curve with successive demand curve, of its MC curve with successive demand curves. Assume that market price increases gradually. यहाँ पे हमने वही किया था, स्टार्ट किया था लोएस्ट से, फिर प्राइस इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली. Assume that the market price increases gradually. This causes an upward shift of demand curve of the firm. Why? Perfect competition है, market price बढ़ रहा है तो demand curve will shift upward, right? This causes an upward shift of demand curve of the firms. Given the positive slope of MC curve, given the positive slope of MC curve, हम बच्चे U shape curve में सिर्फ positive वाला पार्ट ले रहे हैं अभी के लिए. MC curve, each higher demand curve cuts the given MC curve to a point. Each higher demand curve cuts the given MC curve to a point which lies to the right of previous intersection. Which lies to the right of previous intersection. देखो बच्चे ध्यान से, जैसे जैसे आप प्राइस को इंक्रीज कर रहे हो, डिमांड बढ़ रहा है, तो अब जो इंटरसेक्शन हो रहा है इट विल लाइज राइट टू द प्रीवियस डिमांड कर्व, राइट. दिस इंप्लाइज दैट द क्वांटिटी सप्लाइड बाय अ फर्म increases as price increases. This implies that quantity supplied by a firm increases as price increases. हम देख सकते हैं, as my price is increasing, quantity supplied by firm is increasing, and hence your supply curve, which is nothing but your shorter MC, will or is positively sloped, right? The firm, given its cost structure, the firm given its cost structure will not supply any quantity if the price falls below PW. मैंने आपको बताया था, अगर वो PW से प्राइस नीचे आ जाए तो आप ABC के मिनिमम से भी नीचे आ जाओगे, एंड हेंस यू विल नॉट सप्लाई, बिकॉज आप अपनी ABC भी कवर नहीं कर पा रहे हो. So will not supply any quantity if the price falls below PW, because at a lower price the firm does not cover its variable cost. Because at a lower price the firm does not cover its variable cost. If we plot the successive points of intersection of MC, if we plot the successive points of intersection of MC and the demand curves on the separate graph, and the demand curves of the separate graph, we observe that supply curve of the individual firm is identical. We observe that supply curve of the individual firm is identical to its MC curve
इज आइडेंटिकल टू द एमसी कर्व। देखो ध्यान से, ये वाले पोर्शन को देखना बच्चे, सी दिस पोर्शन, right? This portion is exactly identical to this part, right? Write down. Identical to its MC curve to the right of the closing down point W. To the right of the closing down point W. अब इन लोगों ने इसको W बोल रखा है बच्चे, इसको, राइट, दिस इज द पॉइंट विच इज W, जो हमने लास्ट क्लास में किया था, राइट। बिलो PW द क्वांटिटी सप्लाइड बाय द फर्म इज 0. Below PW the quantity supplied by the firm is 0. रीजन हम दे चुके हैं क्योंकि हम वेरिएबल कॉस्ट को कवर नहीं कर पा रहे हैं। As price rises above PW, as price rises above PW, the quantity supplied increases, the quantity supplied increases, the quantity supplied increases। जो एक नोट लिख लो, अगर इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि इंडिविजुअल फर्म का है, सो इन दिस केस इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व इज नथिंग बट द हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ दिस एमसी कर्व्स ऑफ डिफरेंट फर्म्स, राइट। सो राइट डाउन अ नोट, नोट डाल के लिखो, द इंडस्ट्री सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ, द इंडस्ट्री सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ the supply curves of the individual firms, the supply curves of the individual firms। क्लियर है? ठीक है, अब बात करेंगे बच्चे हम मोनोपोली के बारे में। सो राइट डाउन मोनोपोली। मोनोपोली, राइट डाउन। पहले हम एट्रीब्यूट समझते हैं, मोनोपोली के एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं। तो सबसे बड़ा एट्रीब्यूट है कि मोनोपोली जो है वो सिंगल फर्म है, राइट। पूरी एंटायर इंडस्ट्री में एक ही फर्म है, एंड जब भी एक फर्म रहेगी मार्केट के अंदर उसको हम बोलते हैं मोनोपोली, राइट डाउन। मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ सिंगल सेलर। Monopoly is a market structure in which there is a single seller। Second, monopoly अगर है तो कोई भी close substitute अवेलेबल मार्केट में नहीं होगा, तभी बोल रहे हैं कि there exists a single seller। अगर close substitute है तो हम उसको monopoly नहीं बोलेंगे। So second line लिखो, और second point rather, there are no close substitute for the commodity it produces। There are no close substitutes for the commodity it produces। And third लिखो, यहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री होगा या नहीं, एक सिंगल फर्म है तो दूसरी फर्म की एंट्री पॉसिबल नहीं है। सो राइट डाउन, देयर आर बैरियर्स टू एंट्री, देयर आर बैरियर्स टू एंट्री, राइट। Okay, now we will discuss monopoly with the help of demand and revenue curves or revenue equations। Let's say, write down the demand equation is given by, इसको point number 1 बोलना बच्चे, demand equation is given by x is equals to b naught star
माइनस B1 स्टार इंटू P। अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन output and price? Because of this negative sign, the relation between output and price is negative, and hence जब आप इसका डिमांड कब बनाओगे तो वो कैसा आएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कब आएगा, राइट? एक बार इसको टेबल से भी समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से वी हैव क्वांटिटी, वी हैव प्राइस, वी हैव TR, we have AR and we have MR. We have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prices, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Now, what is law of demand? Law of demand says that if your price will increase, your quantity will go down, or quantity demand will go down, and if your price will decrease, your quantity demand will go up. यही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, यही रिलेशन यहाँ पे भी है बच्चे, नेगेटिव रिलेशन है। सो इन दिस केस योर TR इज 10, 18, 24, 28, 30, 30, 28. What is your AR? AR is nothing but TR by output, which is equals to price. So this is 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. What is your MR? DTR by DX or D quantity. In this case, this is nothing but the difference between these. So we have 10, 8, then we have 6, 4, 2, 0, minus 2. अब ध्यान से देखना आप लोग यहाँ पे, सिर्फ इसको छोड़ के जो कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, हमेशा आपका AR which is nothing but the demand curve is more as compared to the MR curve. MR कर्व एक पॉइंट के बाद नेगेटिव हो रहा है, बट आपका जो AR कर्व है वो हमेशा ज्यादा है एज कम्पेयर टू MR कर्व व्हेन वी हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशन, राइट? तो उसको एक बार डिस्कस करते हैं इक्वेशन वाइज। सो इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इक्वेशन दी, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्लोप निकालने की कोशिश करेंगे, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे दो चीज़ें बोलूँगा मैं। पहली बात तो आपका जो x था वो किसके इक्वल था, x इज इक्वल्स टू B0 स्टार माइनस B1 स्टार इंटू P, राइट? इन दिस केस अगर मैं स्लोप की बात करता हूँ तो आता dx बाई डी। सो अगर प्राइस, ध्यान से देखना, लॉ ऑफ डिमांड आ रहा है, इफ प्राइस इज इंक्रीजिंग बाय 1 यूनिट देन हाउ मच विल बी चेंज इन x? सो द आंसर इज इन दिस केस द चेंज इन x इज माइनस B1 स्टार। सो अगर प्राइस इंक्रीज करेगा x में चेंज नेगेटिव होगा, विच मीन्स x विल डिक्रीज, और अगर प्राइस इंक्रीज करेगा x में चेंज नेगेटिव होगा, प्राइस विल x विल फॉल डाउन। बट जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम हमेशा इनवर्स डिमांड फंक्शन लेंगे। सो दिस इज योर डायरेक्ट डिमांड फंक्शन। बट जब आप डिमांड बनाते हो तो क्या करते हो, जब आप डिमांड कर्व बनाते हो तो यहाँ पे आपका क्वांटिटी होता है और यहाँ पे आपका प्राइस होता है। बट जब आपने स्लोप निकाला तो क्या करते हैं, स्लोप इज नथिंग बट dy बाय dx। बट आपने यहाँ पे क्या किया, dx बाय dp, dx बाय dp, क्योंकि हम जब डिमांड कर्व बना रहे हैं हम इनवर्स डिमांड कर्व को बनाते हैं, हम कभी भी डायरेक्ट डिमांड कर्व को नहीं बनाते हैं बच्चे। सो ये जो इक्वेशन लिखी थी हम लोगों ने, जब हम कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे P के टर्म्स में, राइट? सो इन दिस केस कैन वी से दैट B1 स्टार P is equals to B0 star minus x, P is equals to B0 star by B1 star minus 1 by B1 star into x। अब यहाँ पे ना इक्वेशंस को सिंपल करने के लिए कुछ मैं चीज़ें लेट में ले रहा हूँ। लेट B0 by B1 star is equals to capital B0 and 1 by B1 star is equals to capital B1, and hence
your P is equals to B naught minus B1 X. Now this is your inverse demand function बच्चे, this is your inverse demand function. इसको आपको लेके आना पड़ेगा. क्वेश्चन अगर ऐसा गिवन है, प्लीज डू रिमेंबर दैट कि आप हमेशा डायरेक्ट डिमांड फंक्शन को कन्वर्ट करोगे इन डायरेक्ट डिमांड फंक्शन में. डज इट हेल्प? यप. ओके. नाउ द सेकंड पॉइंट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. Now, how to figure out the price elasticity demand? Again, we know the formula. The price elasticity demand is equals to del Q or del X, क्योंकि हमने X ले रखा है तो इसको X लेते हैं, del X by del P into P by X. And in this case, we know that X is equals to P naught star minus B1 star P. So in this case, del X by del P. So del X अभी निकाला था ना स्लोप बच्चे, minus B1 star. So this is minus B1 star into P by X. Right. This is your price elasticity demand. अभी के लिए मैं चीज़ों को बस सिंपल रख रहा हूँ, नहीं तो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है X की वैल्यू. बट मुझे आपको कुछ और समझाना है, इसलिए आई एम नॉट डूइंग दैट. अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम कि यहाँ पे X लिखा है, यहाँ पे प्राइस है. ये डिमांड कर्व अगर मैं बना रहा हूं, सो इन दिस केस व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑफ दिस डिमांड कर्व? व्हाट इज द इंटरसेप्ट? अब अगर मैं बोलता कि इफ माय प्राइस इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू b नॉट स्टार, एंड इफ आई एम सेइंग x इक्वल्स टू 0, देन if x equals to 0, this is b naught star minus b1 star p, which is b1 star p is equals to b naught star, which is p is equals to b naught by b1 star, which is nothing but capital B naught. ये हमने भी किया था. Right? Again we have a straight line, इसको join कर देते हैं. Join these two points. And this is nothing but your demand curve. But इस डिमांड कर्व पे इलास्टिसिटी अलग अलग आ सकती है, और वो हमें कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने x और p ले रखा है और इन दोनों में से कोई भी कांस्टेंट नहीं है. जब हम परफेक्ट कंपटीशन में थे प्राइस आपका कांस्टेंट था, राइट? बट जब आप मोनोपोली में हो प्राइस आपका कांस्टेंट नहीं है, x आपका कांस्टेंट नहीं है, राइट? एंड हेंस अगर आप यहां पे होते हो वर्सेस आप यहां पे होते हो, दोनों जगह इलास्टिसिटी डिफरेंट है. सो इन दिस केस देखते हैं कि इलास्टिसिटी क्या होता है. अगर लेट्स से मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, इन दिस केस कैन वी से दैट योर x इक्वल्स टू 0. सिंस योर x इक्वल्स टू 0, this will be minus b1 star into p by 0 is nothing but, anything by 0 is nothing but infinity. Therefore elasticity of demand here is nothing but equals to infinity. Right? Next, अगर मैं अब इस पॉइंट की बात करता हूं, in this case p is equals to 0, right? Therefore we have minus b1 star 0 by x. 0 by anything is what? 0. Here elastic demand is equals to 0. अगर मैं एग्जैक्टली मिड पॉइंट लेता हूं, और ये मुझे कैसे पता मिड पॉइंट है? मैं यहां से एक लेट्स से 45 डिग्री लाइन बना रहा हूं, राइट? जस्ट टू शो दैट कि मिड पॉइंट है 45 डिग्री लाइन. इन दिस केस व्हाट इज इलास्टिसिटी एट दिस पॉइंट? अब यहां पे ना एक और फॉर्मूला भी आ सकता है और आप इसको मैथमेटिकली ऐसे सॉल्व भी कर सकते हो, बट अभी के लिए चीज़ों को सिंपल रखते हैं. एंड वी हैव वन मोर फॉर्मूला, राइट डाउन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड is nothing but lower segment by upper segment. Or let's give the name, let's say this is called A, B and C. पहले मैं अगर elasticity of demand A पे निकालूं, जो कि हम निकाल चुके हैं, which is infinite. In this case my lower segment is nothing but, अब आपको अगर आप इस पॉइंट पर खड़े हो तो आपको अपनी लाइन को, डिमांड को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है.
एक होता है लोअर सेगमेंट जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक होता है अपर सेगमेंट, अगर आप यहाँ पकड़ो तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट इज इक्वल टू 0. सो 0 बाय एनी, सॉरी पहले मुझे लोअर सेगमेंट लिखना है. लोअर सेगमेंट इज फ्रॉम A to C and upper segment is 0. Anything by 0 is nothing but infinite. So we can say that दोनों फॉर्मूले से मेरा आंसर यहाँ पे इन्फिनिट आ रहा है, राइट. अब इस पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट C की. इन दिस केस अगर मैं पॉइंट C की बात कर रहा हूं, व्हाट इज माई लोअर सेगमेंट बच्चे? 0, क्योंकि इसके नीचे तो कुछ है ही नहीं. व्हाट इज माई अपर सेगमेंट? AC. So 0 by anything is what? 0. अब अगर मैं पॉइंट B की बात करूं तो करता हूं, which is a mid point. What is your lower segment? What is your lower segment in this case? BC. What is your upper segment? AC. क्या दोनों ये इक्वल हैं? Are they both equal? The answer is yes. Therefore we can cut this out. And our answer is 1. Therefore here elasticity is equals to 1. इसके बारे में डिटेल में अभी थोड़ी देर में बात और करते हैं, बट आपको मुझे ये बताना था कि हाउ टू फाइंड आउट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, राइट. एंड दिस इज नथिंग बट द पॉइंट इलास्टिसिटी डिमांड ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व, राइट. यहाँ पे अब आपका होमवर्क क्या है, आप लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट से पॉइंट डी एंड पॉइंट ई की इलास्टिसिटी निकालोगे. पॉइंट डी की इलास्टिसिटी आपके पास आनी चाहिए मोर देन 1 एंड पॉइंट ई की इलास्टिसिटी आपके पास आनी चाहिए लेस देन 1, राइट. डू दैट. आगे चलते हैं. अब बात करते हैं टोटल रेवेन्यू की, विच इज नथिंग बट प्राइस इनटू एक्स. आपने प्राइस अभी निकाला था, याद रखना जब टोटल रेवेन्यू की बात करोगे, टोटल रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स. आप एमआर निकालने के लिए डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहाँ पे प्राइस इज योर वेरिएबल एंड एक्स इज ऑल्सो वेरिएबल. आप प्राइस को सब्स्टिट्यूट करोगे बिकॉज हमें टोटल रेवेन्यू इज अ फंक्शन ऑफ क्या बनाना है, एक्स. एंड वी नो दैट माई प्राइस इज इक्वल्स टू बीटा नॉट माइनस बीटा 1 एक्स. सब्स्टिट्यूट कर दो, योर टी आर इज इक्वल्स टू बीटा नॉट माइनस बीटा 1 एक्स इंटू एक्स, विच इज बीटा नॉट एक्स माइनस बीटा 1 एक्स स्क्वायर. अब यहां से आपका टी आर निकल जाता है बच्चे. दिस इज नथिंग बट योर टी आर, राइट. आगे चलते हैं. अब क्योंकि टी आर निकल गया, अब हम ए आर बहुत इजीली निकाल सकते हैं. सो राइट डाउन ए आर, and AR is nothing but TR by X, which is nothing but, अब in this case what is your TR बच्चे? Beta naught X minus beta 1 X square by X, and hence your AR is beta naught minus beta 1 X. This is your AR. अब बात करते हैं हम लोग MR निकालने की, which is nothing but DTR, क्योंकि अब सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारे पास. वी कैन इजिली राइट डी टी आर बाई डी एक्स. इसको डिफ्रेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, व्हाट यू विल गेट? बीटा नॉट माइनस बी वन और अदर 2b1 एक्स, राइट. अब ध्यान से देखना एक बात, ये आपका एम आर आ चुका है. मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ. आपका प्राइस आया था बीटा नॉट माइनस बीटा 1 एक्स, आपका एम आर आया है बीटा नॉट माइनस 2 बीटा 1 एक्स, राइट. अब सिर्फ हम इनवर्स डिमांड फंक्शन और एम आर की बात कर रहे हैं, ठीक है. यहाँ पे लिखो एक्स, यहाँ पे लिखो प्राइस. अभी हमने डिमांड कर्व बनाया था एंड इन दिस केस दिस इज नथिंग बट योर बीटा नॉट, राइट. एंड नीचे वाला हमारा क्या आ रहा था? नीचे वाला भी इस इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं. सो इफ प्राइस इक्वल्स टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? In this case your x is equals to 0 is equals to
beta naught minus beta 1 x, therefore beta 1 x is equals to beta naught and x is equals to beta naught by beta 1. So this is beta naught by beta 1. Let's join these two lines. क्या आया हमारा बच्चे? डिमांड कर्व. क्या आया? डिमांड कर्व. अब बात करते हैं एमआर कर्व की. When x equals to 0, what is your intercept? डिमांड कर्व का आएगा बीटा नॉट, एमआर का आएगा बीटा नॉट. क्या दोनों का इंटरसेप्ट सेम है? द आंसर इज यस, दोनों का इंटरसेप्ट सेम है. सो पहली चीज ये कंफर्म हो गई कि हमारा जो एमआर है वो यहीं से स्टार्ट होगा. सॉरी, हमारा जो एमआर है, जस्ट गिव मी अ सेकंड बच्चे, हमारा जो एमआर है वो यहीं से स्टार्ट होगा, राइट. अब बात करते हैं स्लोप की. यहां पे मैं इनवर्स डिमांड फंक्शन का स्लोप निकाल रहा हूं. डू रिमेंबर दैट. सो अगर मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूं इनवर्स डिमांड फंक्शन का, कैन वी राइट dp by dx which is equals to minus beta 1, and for mr can we write dmr by dx which is equals to minus 2 beta 1. In this case, can we say that the slope of demand curve is minus beta 1, this or inverse demand curve rather is minus beta 1. The slope of MR curve is minus 2 beta 1, which is nothing but twice of the slope of inverse demand curve. Since it is twice, therefore MR curve is steeper. तो एक बार MR curve को बना लेते हैं, which is steeper. Right? Now we can say that this is my demand curve, this is my MR curve. MR curve obviously negative जा सकता है. So इसको आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो बच्चे. बट मेन पॉइंट क्या है यहाँ पे? स्लोप अगर डबल है तो ये जो इंटरसेप्ट होगा वो हाफ हो जाना चाहिए. देखते हैं वो हाफ है नहीं. इन दिस केस इफ MR equals to 0, what is your this intercept? निकालें एक बार. Let's do that. So if MR equals to 0, this is beta naught minus 2 beta 1 x. 2 beta 1 x is equals to beta naught. X is equals to beta naught by 2 beta 1. ध्यान से देखो ये क्या है? बीटा नॉट बाय बीटा 1. ये क्या है? बीटा नॉट बाय 2 बीटा 1, विच मीन्स दैट कि आपका ये जो इंटरसेप्ट है वो एग्जैक्टली हाफ हो चुका है. सो राइट डाउन हियर बीटा नॉट बाय 2 बीटा 1. सो मैं आपको रिलेशन बता रहा था बच्चे, प्राइस और रादर डिमांड कर्व और एमआर कर्व पे स्टार्ट ये एक साथ होंगे क्योंकि दोनों का इंटरसेप्ट सेम है. बट slope of MR is twice the slope of demand curve and hence जो intercept यहाँ पे आया वो half हो जाएगा. Does that help? Right? Cool. अब बात करते हैं कि मैंने आपको एक और रिलेशन बताया था यहाँ पे कि जो डिमांड कर्व है वो हमेशा ज़्यादा है और जब प्राइस हमेशा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एमआर. वो देखते हैं कि यहाँ पे हम वो चीज़ इस्टेब्लिश कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते. अब मेरे पास रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू एक्स था. इन दिस केस माय एमआर विच इज़ नथिंग बट डी आर बाई डी एक्स और डेल आर बाई डेल एक्स, क्योंकि मैंने प्राइस अभी ले रखा है उसको सब्सटीट्यूट नहीं किया है बिकॉज ऑफ चेन रूल. वो चेन रूल क्या कहता है? अगर आपके दोनों वेरिएबल हैं और अगर आप एक उसमें से एक वेरिएबल की उसमें डिफरेंशिएट कर रहे हो, अभी के लिए हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं. इन दिस केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू कीप वन वेरिएबल कांस्टेंट, देन डू द डिफरेंशिएशन, प्लस you need to keep another variable constant and then do the differentiation. So let's do that. I am keeping first p constant and doing the differentiation with respect to x. X का differentiation with respect to x is 1. So answer बचेगा p into 1 which is nothing but 1. So which is nothing but p. तो मैं यहाँ पे सिर्फ p लिख रहा हूँ. Now we need to keep x constant. आपने जैसे x को constant रखा
अब वी आर डूइंग डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी, कि एक्स कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पी इज डेल पी बाय डेल एक्स, क्योंकि हमें विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। इन दिस केस आप सबको पता है कि ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, बिल्कुल नेगेटिव है, राइट, इसकी वैल्यू नेगेटिव है। एंड इन दिस केस my MR is equals to P minus of something, write down, सिर्फ समझाने के लिए देख रहा हूँ मैं, राइट। सो MR is always equals to P minus of something। तो अगर मुझे P से कुछ subtract करके MR मिलेगा तो can we say that it is always true that MR is always lesser than price except from the starting point, right? So this is what we have explained in table and numerically. Clear है बच्चे? अब we need to see the relationship between MR and elasticity. अब can we say that this is equals to price plus x dp by dx into, मैं ऊपर नीचे प्राइस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, विच इज इक्वल्स टू प्राइस प्लस x बाई पी, ये वाला p को इधर ले गया बच्चे में, dp बाई dx और डेल एक्स इंटू पी, प्राइस प्लस ये वाली टर्म क्या इनवर्स ऑफ इलास्टिसिटी है? बोलोगे सर कैसे? देखो बच्चे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल एक्स बाई डेल पी, p by x, which is nothing but e. So 1 by e is nothing but x by p del p by del x, which is exactly this term, right? Therefore we can write p plus 1 by e into p, taking p common 1 plus 1 by e. अब क्योंकि आपकी इलास्टिसिटी नेगेटिव ही आती है, आप या तो इस टर्म में लिख सकते हो या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, MR is equals to P 1 minus 1 by absolute value of this, क्योंकि यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली है बच्चे, यहाँ पे मैंने माइनस साइन ले लिया बाहर, राइट। यू कैन डू इट एनीवे, राइट। मैं प्रेफर करता हूँ इसको ऐसे लिखना, क्योंकि आगे भी ऐसा काम आता है, और मेरे माइंड में हमेशा ये रहता है कि मेरी इलास्टिसिटी नेगेटिव ही आएगी और मुझे यहाँ पे उसको पॉजिटिव में लिखना है, याद रखना, तभी माइनस साइन लगाया। अगर आपको याद नहीं रहेगा कि आपको इलास्टिसिटी नेगेटिव की पॉजिटिव बना के लिखना है, सो यूज दिस इक्वेशन बच्चे। अगर आपको हमेशा याद रहेगा बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड आपकी इलास्टिसिटी नेगेटिव ही आएगी और उसको आप पहले ही यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट कर चुके हो, अब आपको एब्सोल्यूट वैल्यू में लिखना है, ओनली देन यूज दिस वन, एल्स यूज दिस वन, एरर कम होगा यहाँ पे। डज इट हेल्प? राइट। सो आज की क्लास में हमने बेसिक्स डिस्कस करे हैं मोनोपोली के, नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे लेके जाएंगे।